हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ और प्रकारों के बारे में। इसके पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है, तो सबसे पहले जाकर आप क्या करिए, उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझने की कोशिश करिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ और प्रकारों के बारे में, जिसका नाम है, ठीक है, संसाधनों के स्वामित्व, उत्पादन के साधन एवं सरकार की भूमिका के आधार पर। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग संसाधनों के स्वामित्व, उत्पादन के आधार पर और सरकार की भूमिका के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है और ये वीडियो क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन तीनों प्रकारों में से ही सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरे भाग का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और तीसरे भाग का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है। तो हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को कुछ आधार में बांटा गया है, ठीक है। जैसे संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, उत्पादन के साधन के आधार पर बांटा गया है और सरकार की भूमिका के आधार पर बांटा गया है। तो पहले हम लोग इन तीनों शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो है संसाधनों के स्वामित्व। संसाधनों के स्वामित्व का मतलब क्या होता है, कोई भी देश है, सभी देशों के पास अपने क्या होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं। जैसे देशों के पास क्या होता है, खनिज होता है, उनके पास मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, तो देशों के पास होते हैं, ठीक है। तो उन देशों पर क्या, उन देशों के जो संसाधन होते हैं उस पर क्या होता है, उन देशों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो इसी को बोलते हैं संसाधनों का स्वामित्व। तो हम लोग इन तीनों वर्ड के बारे में पहले समझेंगे और फिर भारत की इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में समझेंगे। तो संसाधनों का स्वामित्व क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, हर एक देश के पास अपने क्या होते हैं, कुछ संसाधन होते हैं। उन संसाधनों का इस्तेमाल वो देश क्या करता है, बहुत सारी उत्पादन प्रक्रिया में करता है। फिर दूसरा मैंने बताया है उत्पादन के साधन। आप लोगों को मैंने उत्पादन के साधन पढ़ा दिया है। भूमि, श्रम, पूंजी क्या होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक देश की अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उत्पादन के साधनों का मतलब भूमि, श्रम, पूंजी के बारे में तो समझेंगे ही, इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि किसी भी देश में कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसके लिए करना है, उन वस्तुओं का कीमत कौन निर्धारित करेगा। तो ये सब किस में आते हैं, उत्पादन के साधन में आते हैं। और मैंने जो तीसरा शब्द लिया है वो है सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका, इसका मतलब ये होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार का कितना नियंत्रण होता है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार अपना कितना नियंत्रण स्थापित करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं तीनों के द्वारा, इन्हीं तीनों फैक्टर्स के द्वारा हम क्या करेंगे, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को क्या कर देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, इसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, और उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सरकार के पास होते हैं और सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसको राज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, उत्पादन के साधन सरकार के पास होती है। मतलब यह है कि देश में कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसके लिए करना है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ क्या होगा, सरकार डिसाइड करती है। इसके साथ साथ सरकार की भूमिका क्या होती है, उस अर्थव्यवस्था में 100% होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा नियंत्रण
सरकार का होता है। उत्पादन के जितने साधन होते हैं वो सरकार के अधिकार में होते हैं। संसाधनों पर उस देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं उसका जो मालिक होता है, उसका जो स्वामी होता है वो सरकार होता है। और सरकार ही डिसाइड करता है कि किस चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और उस वस्तु की कीमत क्या होगी वो भी क्या होता है, सरकार ही निर्धारित करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे पूंजीवाद लिखा हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, आइए समझते हैं। संसाधनों पर स्वामित्व किसका होता है, निजी क्षेत्रों का या निजी व्यक्तियों का होता है। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं वो निजी क्षेत्र के पास होते हैं या निजी व्यक्ति के पास होते हैं। और सरकार की भूमिका इसमें क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के संसाधनों पर स्वामित्व किसका होता है, निजी व्यक्तियों का होता है, किसी इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। और उत्पादन के जितने भी साधन है उस पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का होता है। और सरकार की भूमिका क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, या अर्थव्यवस्था पे सरकार क्या करती है, बहुत ही कम नियंत्रण स्थापित करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, किसी भी चीज का जो उत्पादन होता है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। कितना उत्पादन करना है ये सारा कुछ निजी क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं। और इसमें सरकार की भूमिका क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और जो किसी वस्तु का जो कीमत का निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों के द्वारा या मांग और पूर्ति के आधार पर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को और सही तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC। अब मुझे क्या करना है, उस कंपनी में किसी वस्तु का उत्पादन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मार्कर बनाना है, ठीक है। तो मुझे अगर एक मार्कर बनाना है, ठीक है, अगर मैं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या करता हूं, काम करता हूं, या मैंने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में अपनी कंपनी स्थापित की है, तो वहां पर क्या होगा, मैं अपने से भी कोई भी चीजों का उत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है। और कितना उत्पादन करना है इसका भी मैं निर्णय नहीं ले सकता। मेरे उत्पादन का सारा जो निर्णय होगा, किसी वस्तु या सेवा का बनाने का जो निर्णय होगा वो कौन लेगा, सरकार लेगा। यानी कंपनी तो मेरी रहेगी लेकिन निर्णय कौन लेगा, हमारे देश की या हम जिस अर्थव्यवस्था में अपनी कंपनी खोले हैं उस देश की सरकार लेगी। वही निर्णय लेगी कि कितना उत्पादन करना है, कौन सी वस्तु बनाना है, उस वस्तु का कीमत क्या होगा, वो सारा कुछ निर्णय कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा, यानी सरकार लेगा। लेकिन अगर यही मेरी कंपनी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर है, ठीक है, तो ये सारा निर्णय यानी उत्पादन कितना करना है, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, उस वस्तु का कीमत क्या होगा, ये सारा निर्णय मैं खुद से ले सकता हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर क्या होगा, सरकार का रोल या सरकार की भूमिका कम होगी वहां पर क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। और जहां पर सरकार की भूमिका क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का होता है। उत्पादन के जितने साधन होते हैं वो सरकार के पास होते हैं। सरकार ये निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, उस उत्पादित वस्तु की कीमत क्या होगी, वो सारा कुछ सरकार ही डिसाइड करती है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर संसाधनों पर स्वामित्व किसी निजी क्षेत्र का होता है या किसी निजी व्यक्ति का होता है, ठीक है। उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो निजी व्यक्ति के होते हैं। यहां तक कि सरकार की भूमिका भी उसमें क्या होती है, काफी कम होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन क्या करना है, ठीक है, कितना करना है, किसके लिए करना है, उत्पादित वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ जो डिसाइड करता है वो निजी क्षेत्र या निजी व्यक्ति करता है। इसी को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब तीसरी अर्थव्यवस्था क्या होती है समझने का कोशिश करिएगा। आइए देखिए,
मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। समझते हैं, जहां पर संसाधनों पर किसका अधिकार हो, निजी प्लस सरकार दोनों का अधिकार हो। ठीक है, उत्पादन के साधन भी किसके हो, निजी और सरकार के हो, यानी निजी व्यक्ति के और सरकार के हो। और यहाँ पर सरकार की भूमिका क्या हो, ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, यानी मध्यम हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर संसाधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है। उत्पादन के जितने साधन हैं वो कुछ निजी व्यक्ति लगाते हैं और कुछ सरकार लगाती है। और सरकार की भूमिका क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मध्यम होती है, न तो ज्यादा होती है न तो कम होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। जहां पर पूरा अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल सरकार का होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर बहुत ही कम कंट्रोल सरकार का होता है, वहां पर क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जहां पर क्या होता है, मॉडरेट यानी मध्यम, न तो ज्यादा न तो कम, वहां पर सरकार का अगर कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी व्यक्ति और सरकार क्या करते हैं, मिलकर किसी उत्पादन प्रक्रिया को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये सारी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है या विचार है वो किसने दिया, ठीक है, क्यों ये सारे अर्थव्यवस्थाओं का क्या हुआ, लोग पालन करने लगे। जैसे अमेरिका की बात करें और चाइना का बात करें, यूके का बात करें, इंग्लैंड का बात करें, तो वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था का आज तो कुछ उदाहरण नहीं है, लेकिन पहले एक यूएसएसआर होता था, यानी रशिया पहले क्या था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। 1949 में चीन ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था। बाद में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया, अर्थव्यवस्था के मॉडल को चेंज किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, चीन जो हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगा। फिर उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत भी 1947 में आजाद हुआ। भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, जहां पर निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब हम लोग एक एक अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसने लाया, अब हम लोग ये देखते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में पब्लिश हुई। इन्होंने अपने पुस्तक में एक थ्योरी दिया जिसका नाम है लेजिस फेयर थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग अहस्तक्षेप का सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का क्या होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को क्या करना चाहिए, एक नाइट वॉचमैन की तरह काम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, उस उत्पादन की गई वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ डिसाइड करने का काम किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। ये मैंने आपको बताया। तो इन्होंने भी यही बोला कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी चीजों का उत्पादन हो रहा है उसकी क्या कीमत होगी, ये सारा कुछ सरकार को डिसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उस निजी व्यक्ति के हाथ में छोड़ देना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए केवल कुछ नियम और कानून बनाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सही रूप से चलती रहे। तो इन्होंने अपने थ्योरी में यही बताया कि सरकार का क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नाइट वॉचमैन की तरह काम करना चाहिए। यानी इनको क्या करना चाहिए, कुछ नियम और कानून बनाना चाहिए जिस पर अर्थव्यवस्था चल सके, जिससे कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम न कर सके। आगे अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उदाहरण है देशों के, जिसमें अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है और इटली आता है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन
करना है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ निर्धारण कौन करता है, निजी व्यक्ति करता है। और निजी व्यक्ति क्या करता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा या मांग और पूर्ति के द्वारा करता है। तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी नाम की एक कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, हर साल मान लीजिए 1000 पेन बनाती है, 1000 पेन बनाती है। अब किसी एक साल में क्या होता है, इसके पेन की क्या हो जाती है, जो मांग हो जाती है वो बढ़ जाती है। अब ये कंपनी मान लीजिए कि ये अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके 1000 पेन ही हर साल बना पाती है। तो अब ये क्या करेगी, इसके पेन की तो मांग बढ़ गई है अर्थव्यवस्था में, तो ये क्या करेगी, पेन की मांग बढ़ जाने के कारण ये वस्तु का क्या करेगी, कीमत बढ़ा देगी। तो यहां पर क्या हुआ, जो बाजार की जो शक्तियां थी, बाजार की शक्तियों में जो मांग और पूर्ति था, उससे क्या हुआ कि वस्तु की मांग बढ़ गई, जिसके कारण इस कंपनी को क्या करना पड़ा, अपने वस्तु का कीमत बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही थी, तो वो अपने वस्तु का क्या कर गई, कीमत बढ़ा दी। और इसी तरह मान लीजिए अगर उसके पेन की कीमत या उसके पेन की मांग क्या होती है, बाजार में कम हो जाती है, बाजार में कम हो जाती है, इसका मतलब ये हो कि बाजार में कोई उसके पेन को खरीद ही नहीं रहा है, ठीक है, तो खरीद नहीं रहा है, तो उसको क्या है, अपने वस्तु को तो बेचना है ना, तो बेचने के लिए वो क्या करेगी, हाँ, अपने वस्तु के कीमत को क्या करेगी, घटा देगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, वस्तु की जो कीमत होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाएगी। आगे लिखा हुआ है कुछ और इसकी विशेषताएं हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो उत्पादन की प्रक्रियाएं होती हैं वो निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है या निजी क्षेत्र के द्वारा संपन्न की जाती है। जब निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती है तो सरकार का उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, जिससे क्या होता है, एक ही कंपनी मतलब एक ही प्रोडक्ट की क्या होती है, कई कंपनियां बाजार में या कई दुकान बाजार में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सभी एक रेट पर क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर वस्तु ग्राहक को क्या करते हैं, बेचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच आपस में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ग्राहकों को यानी उपभोक्ताओं को होता है। अधिकतम लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी फर्में होती हैं, जो भी कंपनियां होती हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। वो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करती है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता। यहां पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण काफी कम होता है, इस कारण क्या होता है, निजी क्षेत्र को क्या होती है, काफी आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वो खुलकर क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। फिर उपभोक्ताओं के पास काफी विकल्प होता है, यानी एक ही वस्तु के क्या होते हैं, कई कंपनियां होती हैं, कई विक्रेताएं होते हैं ना, तो उनके पास उपभोक्ता जाकर अपने मनपसंद का वस्तु का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, उपभोक्ताओं के पास काफी ज्यादा विकल्प होता है अच्छी से अच्छी वस्तुओं को खरीदने का। फिर आर्थिक असमानताएं, यानी इस अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होती है, काफी आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, काफी अमीर हो जाती हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं, वो तेजी से ग्रो नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, लोगों के यानी बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके इनकम में यानी उनके आय में क्या होती है, काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ क्या होते हैं, काफी ज्यादा इनकम यानी आय कमाने वाले होते हैं और कुछ कम आय कमाने वाले होंगे, ठीक है। तो आप लोग को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने। आइए देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपनी पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना की, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी दोष थे, जितनी कमियां थी, उसके बारे में बताया। तो इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कमियां क्या बताई, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी क्या होते थे, संसाधन होते थे, वो निजी व्यक्ति के हाथ में होते थे। जितने भी संसाधन होते थे और निजी व्यक्ति के हाथ में होते थे। उत्पादन के जितने संसाधन होते थे उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता था। तो जितने भी उत्पादन होते थे वो सब निजी व्यक्ति ही क्या करते थे। और उत्पाद कौन से बनाने वो भी कौन निर्धारित करता था, निजी व्यक्ति ही निर्धारित करते थे। और उस उत्पाद की कीमत क्या होगी ये भी निजी व्यक्ति ही निर्धारित करता था। तो इन्होंने
अपने पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की काफी आलोचना की कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। जैसे बहुत सारे उत्पादन प्रक्रिया में क्या होते थे, मजदूर काम करते थे, तो उन मजदूरों का क्या होता था, काफी ज्यादा, ठीक है, कारखानों में शोषण किया जाता था। अब शोषण कैसे किया जाता था, जैसे कुछ भी उत्पादन होता था तो उसमें जो फैक्ट्री का जो मालिक हुआ करता था या उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यक्ति उत्पादन करता था, उससे मान लीजिए वो जो भी पैसा कमाता था, मान लीजिए 1,000 रुपये कमाता था, तो उसमें से केवल क्या होता था, 1 रुपये, यानी केवल 1 रुपये, यानी 1% ही पैसा क्या करता था, मजदूरों को देता था। बाकी जितना बचता था 999 यानी 99% पैसा क्या करता था, वो अपने पास रख लेता था, जिसके कारण क्या होता था कि बहुत ज्यादा शोषण मजदूरों का होता था, लोगों का होता था। तो इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की काफी आलोचना की कि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे मजदूर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका काफी ज्यादा शोषण किया जाता है। उत्पादन के समय मजदूरों को क्या किया जाता है, कम मजदूरी दिया जाता है, उनको 18 से 20 घंटे काम कराया जाता है, उनको तमाम प्रकार के काम करने का जो वातावरण है वो अच्छा खासा नहीं प्रदान किया जाता है, जिसके कारण मजदूरों का काफी शोषण हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की काफी आलोचना की अपने पुस्तक में, दास कैपिटल में, और इन्होंने बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सोवियत संघ ने 1917 में किया और फिर चीन ने 1947 में किया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो संसाधनों पर स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है, उत्पादन की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उनका निर्धारण सरकार करती है, देश में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, ठीक है, ये सारा कुछ सरकार निर्धारित करती है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ और विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो कंपनी खोलना चाहता है या किसी भी प्रकार का वस्तु या सेवा का उत्पादन करना चाहता है तो उसको सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। सरकार ही डिसाइड करती है कि उसको किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, किन के लिए करना है, उसके वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ सरकार ही डिसाइड करती है। तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रताएं नहीं होती है। फिर इस अर्थव्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण करना होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। यहाँ पर समाज का कल्याण देख कर ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। फिर कीमत का जितना निर्धारण है वो कौन करता है, सरकार करता है, यानी जो भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती है किसी भी व्यक्ति द्वारा, उसका जो कीमत जो डिसाइड किया जाता है वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं होते हैं। क्यों नहीं विकल्प होते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि सारा उत्पादन की प्रक्रिया की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास होती है, और सरकार जो भी वस्तुओं का उत्पादन करती है उसको उपभोक्ताओं को क्या होता है, खरीदना पड़ जाता है। तो उपभोक्ताओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, वो जो भी उत्पादन क्या होता है देश करता है या देश की सरकार क्या होती है करती है, उनको उन्हीं को क्या होता है खरीद कर आगे अपना चलना पड़ता है। आगे उदाहरण कौन कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहे, सोवियत संघ जिसने 1917 में क्या हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बाद में सोवियत संघ क्या हो गया, विघटित हो गया, ठीक है, वो कई देशों में टूटकर क्या विघटित हो गया, तो बाद में यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। इसी तरह चाइना ने भी 1949 में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बाद में उसने क्या किया, अपने मॉडल को चेंज किया, आज वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्यूबा है, ऐसे और भी कंट्रियों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया, अपनाया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, जहां पर क्या होता है, संसाधनों पर स्वामित्व सरकार के पास होता है सॉरी, जहां पर उत्पादन के साधन होते हैं वो सरकार के पास होते हैं, सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उस वस्तु का कीमत क्या होगा। इसके साथ साथ सरकार की भूमिका काफी रोल होती है। ये जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया। कौन से, अपने पुस्तक में उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की काफी आलोचना की, उसके कुछ क्या हुआ दोषों के बारे में बताया। जैसे बताया उन्होंने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, मजदूरों का यानी लोगों का शोषण काफी ज्यादा होता है, उनको मजदूरी कम दिया जाता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, उनसे 18 से 20 घंटे काम कराया जाता है, उनको काम करने का अच्छा वातावरण नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इन्होंने काफी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना की और इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और इन्होंने
क्या किया, इन्होंने जब कॉन्सेप्ट दिया तो उस कॉन्सेप्ट पर क्या हुआ, कुछ देशों ने चलने की भी कोशिश की, जैसे सोवियत संघ, चाइना और क्यूबा ने। तो आप लोगों को समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। अब आइए तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स ने दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में ये कॉन्सेप्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था का दिया। तो आइए समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे आई। तो क्या हुआ, दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये फर्स्ट कब हुआ, 1914 से 18 के बीच में ये विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ देशों में मंदी आ गई, कुछ देशों में मंदी आ गई। अब मंदी का मतलब क्या होता है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, इसी को बोलते हैं मंदी। और इस मंदी के कारण क्या हुआ, कुछ देशों में क्या हुआ, कुछ देशों में वस्तुएं बिकना ही बंद हो गए, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो वस्तुओं को खरीद सके। वस्तुएं तो बाजार में बिल्कुल उपलब्ध थी लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, जिसके कारण वो वस्तुओं को नहीं खरीद पा रहे थे। और ये देखा गया कि ये जो मंदी आई थी ये अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आई, यानी जॉन मिनार्ड कीन्स ने देखा कि ये जो मंदी आई ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आई, और ये मंदी फिर क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। और 1929 ईस्वी में इसको एक महान मंदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जिसको हम लोग, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो वहां पर ठीक है, वहां से फिर ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स ने अपनी एक पुस्तक ली और इस पुस्तक में बताया कि क्यों ये मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आई। ठीक है, कि लोगों के पास क्या हो गया, पैसे ही नहीं थे वस्तुओं को खरीदने के लिए, जबकि बाजार में वस्तुएं उपलब्ध थी। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इन्होंने इसी पुस्तक में ये इस महामंदी के बारे में जिक्र किया और इन्होंने बताया कि ये जो मंदी है ये अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखी गई, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे रशिया में ये मंदी थी नहीं, वहां पर किसी भी प्रकार की मंदी नहीं आई थी। वहां पर सारे लोगों के पास क्या थे, पैसे थे, वो वस्तुओं को आराम से खरीद सकते थे। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हुआ, काफी ज्यादा इन मंदियों का सामना देशों को करना पड़ा। तो सारे देश क्या हो गए, चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना होगा, जो मॉडल है उसको बदलना होगा। और वहीं से इसी मंदी के द्वारा क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कीन्स ने दिया। ठीक है, कीन्स ने दिया। इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जहां पर क्या है, संसाधन पर जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होता है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों का होता है। यानी जहां पर क्या होता है, जितने भी संसाधन देश में मौजूद होते हैं वहां पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, जहां पर उत्पादन, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किनके लिए उत्पादन करना है, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, निजी व्यक्ति और सरकार मिलकर करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, समाज के कल्याण के साथ साथ लाभ को भी ध्यान में लोग रखते हैं, और जितनी भी उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसमें सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मलेशिया, नॉर्वे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया,
ये किसने दिया? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया? इन्होंने देखा कि कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे, वहां पर एक समय बाद क्या हुआ? मंदी आना चालू हो गया। बाजार में वस्तुएं उपलब्ध थी लेकिन लोगों के पास क्या था? पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने कुछ अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि क्या है, हम लोगों को कुछ मॉडल क्या होगा, अपनी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो बदलना होगा। और वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत ने भी क्या किया? जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। ठीक है, तो लेकिन भारत की बात अगर कर लें तो भारत में क्या हुआ? एक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, लेकिन भारत ने कब अपनाया? 1947 में। भारत ने तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, लेकिन 1947 के बाद भारत का जो झुकाव रहा वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रहा। याद रखिएगा, ये चीज काफी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत ने अपनाया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन भारत का जो अधिकतर झुकाव था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो एक बार रशिया गए। तो रशिया गए तो वहां पे उस समय क्या था? कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर वो भी देश झुका हुआ था। ठीक है, तो वो वहां के सिस्टम को देखकर, सरकार की जितनी भी प्रणाली है, आर्थिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको देखकर क्या हुए? काफी प्रभावित हुए। और उनका मानना था कि भारत में भी ऐसा सिस्टम या ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी कारण क्या हुआ? भारत ने अपनाया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन भारत का अधिकतर झुकाव किस पे रहा? समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रहा। इसका एक और कारण था कि भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। ठीक है, एक कॉलोनियन बन चुका था, जिसके कारण क्या हुआ? भारत दोबारा ये नहीं चाहता था कि उसका देश पर फिर से कब्जा हो, इसलिए उसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था। और भारत ने अपने अर्थव्यवस्था को काफी क्या किया था? बंद कर दिया था। बाहरी विदेशी निवेशों को क्या किया था? कम से कम क्या किया जाता? भारत में निवेश किया जाता था। ठीक है, तो लेकिन अगर फिर क्या हुआ? भारत में एक मॉडल आया जिसका नाम था एलपीजी मॉडल। ये कब आया? 1991 में। तो भारत ने क्या किया? अपने आप को थोड़ा सा खुली अर्थव्यवस्था के रूप में क्या किया? अपने आप को प्रेजेंट किया। और 1991 के बाद, ठीक है, भारत तो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का धीरे धीरे झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर क्या हुआ? होता गया। आज भारत क्या है? तेजी से क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत में कुछ ही ऐसे कंपनियां हैं या उद्योग हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, बाकी सारा चीज क्या हो रहा है? धीरे धीरे प्राइवेट होता चला जा रहा है। जैसे अगर बात करें स्पेस, ठीक है, तो जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार के अंडर में काम करते हैं। इसके साथ साथ परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो सब सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। रेलवे की बात करें तो कुछ समय पहले ये पूर्ण रूप से सरकारी हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे क्या है? धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। तो भारत में क्या हुआ? जब एलपीजी मॉडल आया, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, 1991 में, तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? काफी ज्यादा बदलाव हुआ। और भारत की जो अर्थव्यवस्था हुई वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुक पड़ी और काफी तेजी से भारत में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन आज भी अगर आपको प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो आपको आई होप संसाधनों के स्वामित्व, उत्पादन के साधन और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है उसको आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्लास समाप्त होता हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अर्थव्यवस्था के कुछ और प्रकार के बारे में। ठीक है, अब अलविदा। जय हिंद, जय भारत।